मैं विजय अत्री आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्लूइड डायनामिक्स। तो आज हम स्टडी करेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स की बात करें हम, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम फ्लूइड पार्टिकल्स के मोशन की स्टडी करते हैं, बट ये स्टडी नहीं करते हैं कि वो किसकी वजह से हुआ है, उसके कॉज को हम स्टडी नहीं करते हैं। सो मोशन ऑफ पार्टिकल, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में क्या करते हैं हम? मोशन ऑफ पार्टिकल स्टडी मोशन ऑफ particle without considering the cause, without considering the cause मीन्स जिसकी वजह से वो जो मोशन हो रहा है उसको हम स्टडी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, फ्लूइड को मोशन में स्टडी करेंगे बट उसके कॉज की स्टडी नहीं करेंगे। क्या देखेंगे हम कि स्टडी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, कितना हो रहा है उस पार्टिकल में, किसकी वजह से हो रहा है, इसकी हम यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स की बात करें तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स दो अप्रोच हैं हमारी। इसकी कौन कौन सी दो अप्रोच हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स की? फर्स्ट अप्रोच इज लैग्रेंजियन अप्रोच। लैग्रेंजियन अप्रोच एंड सेकंड अप्रोच इज यूलरियन अप्रोच। यूलरियन अप्रोच। इन दोनों अप्रोच में डिफरेंस क्या है? जो हमारी लैग्रेंजियन अप्रोच है उस लैग्रेंजियन अप्रोच में हम फ्लूइड पार्टिकल्स, जिस किसी भी पार्टिकल की बात कर रहे हैं, पहले उसका ओरिजिन डिफाइन करते हैं, पहले उसकी इनिशियल जो स्टेट है उसे हम डिफाइन करते हैं और उसके बाद उस पार्टिकल के टोटल मूवमेंट को देखते हैं कि वो पार्टिकल कैसे कैसे मूव हो रहा है। मीन्स किसी भी एक पार्टिकल के मोशन को एब्जॉर्व करते हैं फ्रॉम इनिशियल टाइम, इनिशियल से लेके फाइनल तक उस पार्टिकल का क्या मूवमेंट रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम ये स्टडी करते हैं लैग्रेंजियन अप्रोच में। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसके रेस्पेक्ट में होता है? विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट। तो हमें सबसे पहले ओरिजिन डिफाइन करना होता है, ओरिजिन हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो लैग्रेंजियन अप्रोच में क्या हुआ? स्टडी ऑफ पार्टिकल्स विद रेस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिन, मीन्स ऑब्जर्व मोशन ऑफ पार्टिकल, ऑब्जर्व motion of each particle with respect to time, टाइम के साथ साथ उसमें क्या चेंजेस आए। बट जो यूलरियन अप्रोच होती है इसमें हम पार्टिकल को, ऑब्जेक्ट को टाइम के रेस्पेक्ट में मूव नहीं, ऑब्जर्व नहीं करते, हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उसे ऑब्जर्व करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है, उस इंस्टेंट पर उस पार्टिकल की क्या वेलोसिटी है, क्या उसमें एक्सीलरेशन है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अप्रोच को हम कंसीडर करते हैं। तो इसमें क्या है? इंस्टेंटेनियस बिहेवियर ऑफ फ्लूइड देखते हैं हम, इंस्टेंटेनियस बिहेवियर ऑफ पार्टिकल, इंस्टेंटेनियस बिहेवियर ऑफ पार्टिकल। हम ये भी कह सकते हैं जो लैग्रेंजियन अप्रोच है, एक तरह से जैसे हम एक वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो में क्या करते हैं हम, इनिशियल से लेके लास्ट तक जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं वो सारे चेंजेस उसमें दिखते हैं उस अप्रोच में। बट यूलरियन अप्रोच क्या है? जैसे हम किसी का फोटो क्लिक कर रहे हैं, किसी इंस्टेंट पर वो पर्सन कैसे खड़ा हुआ है या किसी इंस्टेंट पर उस पर्सन की क्या पोजीशन है,
ये हो गया हमारा यूरेलियन। और लैग्रेंजियन में क्या है, वो कंप्लीट मूवमेंट इनिशियल टू फाइनल, उसमें क्या मूवमेंट हुआ है। यूरेलियन में जैसे हमारे सीसीटीवी कैमरा होते हैं, उनकी फोकस एक पर्टिकुलर पोजीशन पर होती है, तो वहां से जो गाड़ी पास हो रही है उस गाड़ी को एब्जॉर्ब करेंगे वो बस। बट लैग्रेंजियन में क्या है, इनिशियल से लेके फाइनल तक उस गाड़ी की सारी कंडीशंस देखेंगे वो, कि हमारी कितना मूवमेंट हुआ, कि कब क्या वेलोसिटी थी, ये हम करेंगे लैग्रेंजियन अप्रोच में। अब यहाँ के बाद हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स पर डिपेंडेंट जो हमारी एक इक्वेशन होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन। हम यहाँ देखेंगे अब कंटिन्यूटी इक्वेशन को। कंटिन्यूटी इक्वेशन, बात करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन की। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो ड्राइव्ड होती है वो किससे होती है हमारी, कंटिन्यूटी इक्वेशन ड्राइव होती है हमारी काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो से। काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो से हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। और ये हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन जो बेस्ड होती है वो होती है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर ये डिपेंडेंट होती है हमारी इक्वेशन। अब इसमें क्या है, जब फ्लूइड फ्लो होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि मास जो होगा वो कहीं से भी फ्लो हो रहा है, कि जितने अमाउंट ऑफ मास हमारा पर सेकंड एक पर्टिकुलर इंस्टेंट से पास हो रहा है, सेम अमाउंट ऑफ मास हमारा सेकंड पॉइंट से पास होगा, अगर उसके अंदर कोई लॉसेस नहीं होते हैं तो इसमें हमने एक कंसीडर किया हुआ है कि कोई भी एक पाइप है, ये एक पाइप और इस पाइप पर मैंने दो लोकेशंस ली हुई हैं, दिस इज फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज सेकंड पॉइंट। अब यहाँ से जितनी अमाउंट ऑफ मास पर सेकंड एंटर कर रहा है, इसे बोलते हैं मास फ्लो रेट एट पॉइंट 1, और यहाँ से जितने अमाउंट ऑफ मास हमारा लीव कर रहा है, मास फ्लो रेट पर सेकंड फ्रॉम पॉइंट 2। और अगर यहाँ पर कोई लॉस नहीं हो रहा तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होगा, मास फ्लो रेट एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू मास फ्लो रेट एट पॉइंट 2। अगर यहाँ कुछ लॉस हो रहा होगा तो मास एंटर्ड इज इक्वल टू मास आउट प्लस लॉसेस, जो लॉसेस होंगे उसके इक्वलेंट हो जाएगा। अब दो सेक्शन हमने यहाँ कंसीडर किए हुए हैं। इस सेक्शन में हमने मान लिया जो हमारा इनिशियल पॉइंट है, इस इनिशियल पॉइंट पर जो फ्लूइड पार्टिकल है हमारा जो मूव कर रहा है, उस फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी v1, डेंसिटी ρ1 एंड एरिया इज a1 फर्स्ट पॉइंट पर। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, वेलोसिटी v2, डेंसिटी ρ2 और एरिया a2। जब हम मास फ्लो रेट की बात करते हैं, मास पर यूनिट सेकंड, जो मास फ्लो रेट उसका फॉर्मूला होता है रो ए वी, रो डेंसिटी, ए एरिया और वी हमारा होता है वॉल्यूम। ये डिनोट करता है हमारे मास फ्लो रेट फ्रॉम ए सेक्शन। किसी भी एक सेक्शन पर अगर मास फ्लो रेट कैलकुलेट करना है तो हम रो ए वी से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। रेट ऑफ फ्लो सेक्शन 1, सेक्शन 1 पर रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, ρ1 a1 v1। मास फ्लो रेट एट सेक्शन 2, ρ2 a2 v2, ρ1 a1 v1 और ρ2 a2 v2। अब अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग देखें तो मास फ्लो रेट एट सेक्शन 1 इज इक्वल टू मास फ्लो रेट एट सेक्शन 2, मीन्स ρ1 a1 v1 इज इक्वल टू ρ2 a2 v2। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर कंप्रेसिबल एज वेल एज इनकंप्रेसिबल फ्लूइड।
ये क्या है हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन, किसके लिए, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। और अगर सिर्फ हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए देखें, इफ fluid is incompressible, जब फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल है, जब फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, ρ1 इज इक्वल टू ρ2, मीन्स फ्लूइड की डेंसिटी और इन ईच पॉइंट इज सेम, ρ1 इज इक्वल टू ρ2। सो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। ये हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गई, किस कंडीशन में, जब फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्लियर हमारे पास कि किसी भी, एक तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है इसमें, मास फ्लो रेट फ्रॉम वन पॉइंट इज इक्वल टू मास फ्लो रेट फ्रॉम अदर पॉइंट। तो इससे हमारे पास मास फ्लो रेट हमारा ρAV, तो ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2। अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो ρ1 इज इक्वल टू ρ2 और वो कैंसिल आउट हो जाएगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। हमारे पास आ गई है कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब बात करते हैं फ्लूइड डायनामिक्स की। फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, जब हम फ्लूइड डायनामिक्स की बात कर रहे हैं, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में क्या देखा था हमने, किसकी स्टडी की थी, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन विदाउट कंसीडरिंग द कॉज। बट डायनामिक्स में क्या होगा हमारा पास कि स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू द कॉज ऑफ मोशन, यानी कि फोर्स, यहाँ हम फोर्स की भी स्टडी करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर काइनेमेटिक्स में, स्टडी ऑफ फ्लूइड, स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन, फ्लूइड मोशन, फ्लूइड के मोशन की स्टडी करेंगे विद, किसके साथ, कॉज ऑफ मोशन, विद द कॉज ऑफ मोशन। और कॉज किसकी वजह से होता है, फोर्सेस, विद फोर्सेस, जो फोर्सेस लगे हुए हैं जिनकी वजह से उसमें फ्लो हो रहा है फ्लूइड में, उसको हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। और इस डायनेमिक्स में है एज्यूम करके चलेंगे कि जो हमारा फ्लूइड है वो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, और वो फ्लूइड हमारा नॉन विस्कस फ्लूइड है, नॉन विस्कस फ्लूइड। फ्लूइड डायनामिक्स, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन एंड विद रेस्पेक्ट टू द फोर्स, यानी कि फोर्स जिसकी वजह से कॉज हो रहे हैं उसे भी हम कंसीडर करेंगे। बट काइनेमेटिक्स में हम उसके कॉज को कंसीडर नहीं करते, सिर्फ हम फ्लूइड के मोशन को, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन कितना है ये करेंगे, किसकी वजह से वो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं उसे नहीं पढ़ेंगे। डायनामिक्स में हम उसको भी कंसीडर करेंगे कि वो किसकी वजह से आ रहे हैं। अब ये जो फ्लूइड का डायनामिक बिहेवियर है, इस फ्लूइड के डायनामिक बिहेवियर की जो एनालिसिस करते हैं हम, वो करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम इसे देखते हैं। तो एनालिसिस ऑफ डायनामिक बिहेवियर ऑफ फ्लूइड, सो एनालिसिस ऑफ डायनामिक बिहेवियर ऑफ फ्लूइड किस पर करेंगे हम, बाय सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए, ये हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब इसमें हम सिर्फ वन डायरेक्शनल की बात करें
वन डायमेंशनल फ्लो की अगर बात करते हैं तो वन डायमेंशनल में हम एक्स डायरेक्शन अगर लेते हैं सो एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स। तो एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज होंगे उन सभी फोर्सेज का जो समेशन होगा वो हमारा नेट फोर्स होगा, और वो नेट फोर्स हमारे फ्लूइड के डायनामिक बिहेवियर को शो करेगा। अब अगर हम टोटल फोर्सेज की बात करें जो किसी फ्लूइड पार्टिकल में एग्जिस्ट करते हैं तो वो टोटल हमारे पास 5 फोर्सेज हैं। तो फोर्सेज प्रेजेंट इन फ्लूइड मोशन आर नंबर 1, टोटल हमारे पास 5 हैं। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। जो उसका ग्रेविटी है, उसका वेट है, वो फर्स्ट फोर्स होगा ड्यू टू ग्रेविटी। सबसे पहले आ गया हमारे पास ग्रेविटी फोर्स, इसे हम डिनोट करते हैं एफ, ग्रेविटी का जी। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो उसका सेल्फ वेट होगा वो हमारा हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद आता है प्रेशर फोर्स एफ पी। जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो जब मूव करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो उनका जो प्रेशर होता है उसकी वजह से वो वहाँ एक फोर्स एक्सर्ट होता है जिसे हम बोलते हैं प्रेशर फोर्स। नंबर 3, फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी। उस फ्लूइड की विस्कोसिटी की वजह से जो फोर्स होगा, फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी, इसे हम लिखते हैं एफ वी। विस्कोसिटी की वजह से जो फोर्स होगा वो यहां पर काउंट होगा। नंबर 4, फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस। फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस, एफ टर्बुलेंस का टी, एफ टी। नंबर 5, फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी। फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी, इसे करेंगे हम एफ सी। एफ फोर्स, जी ग्रेविटी, पी प्रेशर, वी विस्कोसिटी, टी टर्बुलेंस और सी कंप्रेसिबिलिटी। तो इन सभी फोर्सेस का जो सम होगा वो हमारा नेट फोर्स होगा। नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ जी प्लस एफ पी प्लस एफ वी प्लस एफ टी प्लस एफ सी। ये हमारा टोटल नेट फोर्स आ गया किसी भी पार्टिकल पर जो लगता है, वो हमारा नेट फोर्स हो गया। अब अगर इसमें हम अलग अलग कंडीशंस लें तो वो अलग अलग इक्वेशंस देती हैं हमें। अगर हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, हमने डिफरेंट केसेस लेते हैं। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन अगर मैंने मान लिया कि एफ सी इज नेग्लिजिबल, कंप्रेसिबिलिटी की वजह से जो फोर्स है अगर उसे हम नेग्लेक्ट कर दें, एफ सी इज नेग्लेक्टेड, मीन्स जब एफ सी की वैल्यू को हम इक्वलेंट टू 0 रख देंगे तो जो हमारा एफ एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, एफ जी प्लस एफ पी प्लस एफ वी प्लस एफ टी। और ये जो इक्वेशन हमारे पास बन के अब आती है
कि अगर हम फ्लूइड डायनेमिक्स में कंप्रेसिबिलिटी के इफेक्ट को नेगलेक्ट कर दें, कि कंप्रेसिबिलिटी के फोर्स को अगर हम नेगलेक्ट कर दें, तो उस टाइम पर जो इक्वेशन होती है उस इक्वेशन को हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बोलते हैं इसे? रेनॉल्ड्स इक्वेशन। इसे बोलेंगे हम रेनॉल्ड्स इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन नंबर 2, अगर हम कंप्रेसिबिलिटी के साथ साथ टर्बुलेंस इफेक्ट को भी नेगलेक्ट कर दें, मींस एफ टी इज इक्वल टू जीरो, एफ सी जीरो था और हमने अब एफ टी को भी जीरो कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जी प्लस एफ पी प्लस एफ वी, मीन्स टर्बुलेंस और कंप्रेसिबिलिटी, इन दोनों को अगर हम नेगलेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स और विस्कस फोर्स ही बचते हैं। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम बोलते हैं नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। थर्ड केस, कंप्रेसिबिलिटी टर्बुलेंस के साथ साथ अगर हम विस्कस फोर्स को भी नेगलेक्ट कर दें, मींस एक आइडियल फ्लो एज्यूम कर लें। अगर हमने एक आइडियल फ्लो एज्यूम कर लिया कि कोई विस्कोसिटी नहीं है, तो जब हमारे विस्कस फोर्स भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? एफ जी प्लस एफ पी, सिर्फ ये आएगा हमारे पास, ग्रेविटी फोर्स और प्रेशर फोर्स। तो जहां ग्रेविटी फोर्स और प्रेशर फोर्स सिर्फ रह जाते हैं, उस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम बोलते हैं यूलर्स इक्वेशन। यूलर्स इक्वेशन। तो हमें यूलर्स इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो यूलर्स इक्वेशन कौन सी है? जिस किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स और प्रेशर फोर्स रहेगा, उस इक्वेशन को हम बोलेंगे यूलर्स इक्वेशन। और वहां पर जो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा, वो नेट फोर्स हमारा एफ जी प्लस एफ पी के इक्वल होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स उसका वेट और प्रेशर फोर्स जो ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर वहां पर उस पार्टिकल पर लगा हुआ है। अगर हम कोई भी यहाँ पर एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं कि कोई भी ये एक स्टीम फ्लो लाइन है और इसमें कोई फ्लूइड पार्टिकल फ्लो हो रहा है, ये एरिया दोनों साइड के डी ए और ये पाथ है जिससे फ्लो हो रहा है। सपोज यहाँ इसका प्रेशर जो लगा हुआ है वो प्रेशर है हमारा पी एस, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल डेप्थ ये एस डायरेक्शन में डी एस। इस पर्टिकुलर डी एस डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद यहाँ जो प्रेशर होगा पी एस प्लस डी एस, और इसका जो सेल्फ वेट होगा वो सेल्फ वेट हमारा W फ्रॉम एंगल थीटा। तो ये प्रेशर फोर्स का क्या होगा हमारा पी एस प्लस डी एस, ये तो प्रेशर फोर्स हो गए, और जो ये वेट है ये ग्रेविटी फोर्स हो गया, और एफ एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो होगा मास इनटू एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो जब हम इन पैरामीटर्स को यहाँ पर रखेंगे, तो जो हमारी यूलर इक्वेशन है जो एक्स एक सिंगल डायरेक्शन एस डायरेक्शन में हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो एक डिफरेंशियल फॉर्म में आएगी। सो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ यूलर इक्वेशन क्या बनेगी? यहाँ से डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वन डायमेंशनल यूलर इक्वेशन। वन डायमेंशनल जो यूलर इक्वेशन बनेगी वो होगी dp अपॉन रो
रो प्लस जी डी जेड प्लस वी डी वी इज इक्वल टू 0। ये यूलर इक्वेशन की डिफरेंशियल फॉर्म बनेगी कि अगर हम कोई भी स्ट्रीमलाइन फ्लो लेते हैं और उस स्ट्रीमलाइन फ्लो में उसका ग्रेविटेशनल फोर्स और उसका प्रेशर काउंट करते हैं तो उस केस में जो यूलर इक्वेशन आएगी वो ये आएगी। ये हमारी क्या है अब डिफरेंशियल फॉर्म में यूलर इक्वेशन। अब इस यूलर इक्वेशन से हम आगे फर्दर ड्राइव करेंगे बर्नौली इक्वेशन। ये होगी हमारी यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इस यूलर इक्वेशन की वजह से हम एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे जिसे बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। इससे हम क्या ड्राइव करेंगे अब बर्नौली इक्वेशन। नेक्स्ट हेडिंग हमारा बर्नौलीज इक्वेशन। और बर्नौली इक्वेशन की कुछ एजम्पशंस हैं जो हमारी यूलर इक्वेशन में यूज हुई थी। तो उन एजम्पशंस को देखते हैं, क्या एजम्पशंस हमें लेके चलनी है यहाँ पर। एजम्पशंस ये जो एजम्पशंस हैं ये हमारी एजम्पशंस किसके लिए थी, यूलर्स इक्वेशन के लिए। तो वही एजम्पशंस किसके लिए रहेंगी, हमारी बर्नौली के लिए। फर्स्ट एजम्पशन इज जो हमारा फ्लूइड होगा वो हमारा आइडियल फ्लूइड होगा। फ्लूइड इज आइडियल। द फ्लूइड इज आइडियल, दैट इज विस्कोसिटी इज 0। दैट इज विस्कोसिटी इज 0। आइडियल फ्लूइड की यही कंडीशन थी। सेकंड पॉइंट फ्लूइड जो होगा हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे स्टडी स्टेट कंडीशन, यानी कि डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 0। फ्लूइड इज स्टडी। द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज स्टडी। फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या होगा, हमारा स्टडी होगा। डेल रो अपॉन टी, टाइम के रेस्पेक्ट में जो पैरामीटर्स चेंज होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, 0। नंबर थर्ड, द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल। जो फ्लूइड कंसीडर कर रहे हैं वो फ्लो हमारा कैसा होगा, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल होगा इसका मतलब क्या हुआ, जो डेंसिटी है वो हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। डेंसिटी इन ऑल पॉइंट इज कांस्टेंट। द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल। जब इनकम्प्रेसिबल होगा डेंसिटी हमारी कांस्टेंट हो गई। नंबर 4, द फ्लो इज इररोटेशनल। द फ्लो इज इररोटेशनल। तो ये 4 एजम्पशंस हमें लेनी पड़ेंगी। जो फ्लूइड होगा वो एक आइडियल फ्लूइड होगा, और जो फ्लूइड का फ्लो होगा वो स्टडी फ्लो होगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा, इररोटेशनल फ्लो होगा। और अब हमारी जो बर्नौली इक्वेशन आएगी वो बर्नौली इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ यूलर्स इक्वेशन आएगी। और यूलर्स इक्वेशन हमने ऊपर लिखी हुई है इन डिफरेंशियल फॉर्म, dp अपॉन रो प्लस जी डी जेड प्लस वी डी वी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की हेल्प से हम यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो बर्नौली इक्वेशन के लिए पहले हमने लिख दी यूलर्स इक्वेशन। यूलर्स इक्वेशन dp अपॉन रो प्लस जी डी जेड प्लस वी डी वी इज इक्वल टू 0। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हमें बर्नौली इक्वेशन निकालनी है तो इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे। और जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट और इंटीग्रेट,
जब इसे इंटीग्रेट करेंगे और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लिया हुआ था तो रो हमारे यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। जब रो कांस्टेंट हो गया फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन क्या आएगा, पी अपॉन रो प्लस जी कांस्टेंट है हमारा और जेड का डिफरेंशियल क्या हो गया, जेड हो जाएगा, डी जेड का डिफरेंशिएशन। उसके बाद प्लस वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे हम तो वी स्क्वायर बाई 2 और जीरो का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एक कांस्टेंट आएगा, पी अपॉन रो प्लस जी जेड प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर हम जी से डिवाइड कर दें, जब हम इसे जी से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन जी, जी भी एक कॉन्स्टेंट है तो ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या होगी हमारी, बर्नौली इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में तीन टर्म यूज हो रही है यहाँ पर, P अपॉन रो जी, वी स्क्वायर अपॉन 2g और z। इन तीनों टर्म के अगर नाम की बात करें, जो P अपॉन रो जी है ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, P अपॉन रो जी जो टर्म है ये हमारी टर्म है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, पर यूनिट वेट। तो एनर्जी पर यूनिट वेट जो टर्म होती है उसे हम हेड बोलते हैं। कोई भी एनर्जी पर यूनिट वेट अगर हम कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं हेड। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट यानी कि प्रेशर हेड, इसे क्या बोलेंगे हम, प्रेशर हेड। ये हो गया हमारे पास प्रेशर हेड। सेकेंड टर्म जो हमारी है वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। तो ये हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। तो इसे हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, काइनेटिक हेड, काइनेटिक हेड। और जो ये जेड है, ये जेड हमारा पोटेंशियल एनर्जी है पर यूनिट हेड, पर यूनिट वेट, तो इसे बोलते थे पोटेंशियल हेड, पोटेंशियल हेड। तो ये तीनों टर्म क्या है, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और पोटेंशियल हेड। इन तीनों का सम क्या होगा हमारा, कांस्टेंट। तो अगर इस इक्वेशन को हम दो अलग अलग पॉइंट्स पर अप्लाई करना चाहें, कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है और उस फ्लूइड में कोई भी दो पॉइंट हम कंसीडर करते हैं। अगर ये हमारे पास कोई एक चैनल है, इस चैनल में एक पॉइंट यहाँ है फर्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ है हमारा सेकंड पॉइंट। इस फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पर अगर हम बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो जो कांस्टेंट टर्म होती है वो थ्रू आउट कांस्टेंट हो जाती है। तो P अपॉन रो जी मीन्स फर्स्ट पॉइंट P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस VT स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z2 एट पॉइंट 1 एंड 2। बर्नौली इक्वेशन अप्लाई हो गई एट पॉइंट 1 एंड 2। पॉइंट 1 और 2 पर जब हम बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी। अगर हमारा फ्लूइड एक रियल फ्लूइड है, अगर हमारा फ्लूइड एक रियल फ्लूइड है, फॉर ए रियल फ्लूइड, फॉर ए रियल फ्लूइड। जब रियल फ्लूइड है तो उस फ्लूइड फ्लो में लॉसेस भी होंगे। जैसे सपोज
ये हमने कोई फ्लूइड फ्लो लिया था, यहाँ फर्स्ट सेक्शन था हमारा, यहाँ सेकंड सेक्शन था, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। यहाँ से एंटर्ड जो हो रही थी हमारी एनर्जी E1, और यहाँ से जो एग्जिट हो रही थी एनर्जी E2। बट एक रियल फ्लूइड के केस में इंटरनल फ्रिक्शन भी होता है, और इंटरनल फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए अंदर हमारे लॉसेज भी होते हैं, क्योंकि फ्लूइड पार्टिकल जब मूव करते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, तो उसे ओवरकम करने के लिए हमारे एनर्जी में लॉसेज भी होते हैं। तो यहाँ हमारे अंदर एनर्जी लॉसेज भी होंगे, जो बोलते हैं EL। ये EL क्या होता है? एनर्जी लॉसेस टू ओवरकम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को ओवरकम करने में जो एनर्जी का लॉस होगा। अब यहाँ पर एनर्जी बैलेंस लगाएंगे अगर हम, जितनी एनर्जी एंटर कर रही है वो एनर्जी किसके सम के इक्वल होगी? जितनी एनर्जी एग्जिट हो रही है प्लस जितनी एनर्जी का हमारा लॉस हो रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? E1 इज इक्वल टू E2 प्लस EL लॉसेस। अगर इसे हम रोजी से डिवाइड कर दें, E1 अपॉन रोजी इज इक्वल टू E2 अपॉन रोजी प्लस EL अपॉन रोजी। एनर्जी पर यूनिट वेट क्या होता है हमारा? हेड। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये हमारा एनर्जी पर यूनिट वेट, तो ये क्या होगा? हेड। और एनर्जी लॉस्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा? हेड लॉस्ट। तो हम लॉस ऑफ हेड अगर काउंट करेंगे HL, ये आ जाएगा E1 यानी कि ई इन माइनस E2 ई आउट अपॉन रो जी। तो जब हम रियल फ्लूइड की बात करते हैं तो रियल फ्लूइड में हमारा एनर्जी लॉस भी होता है, और जब एनर्जी लॉस होता है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के बीच में, तो जो हमारी बर्नौली इक्वेशन थी वो बर्नौली इक्वेशन चेंज हो जाती है। तो रियल फ्लूइड के लिए जो बर्नौली इक्वेशन होगी वो होगी P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 प्लस लॉसेस जो हमारे हेड में लॉस हो रहे हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से जो लॉसेज हुए हैं वो यहाँ पर काउंट हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट की एनर्जी E1 इज इक्वल टू E2 प्लस HL। तो E1 इज इक्वल टू E2 प्लस EL, ये यहाँ से हमारा आ जाएगा। अब इस बर्नौली इक्वेशन की कुछ एप्लीकेशंस हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें हमारे पास, तो जो फ्लूइड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सभी में बर्नौली इक्वेशन हमारी यूज होती है फ्लूइड के फ्लो को मेजर करने के लिए। तो जितने भी इनकम्प्रेसिबल फ्लो हैं उस सभी में हम बर्नौली इक्वेशन यूज करते हैं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें हम, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में वेंचुरीमीटर हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो वेंचुरीमीटर में हम बर्नौली इक्वेशन यूज करते हैं जब प्रेशर को वहां पर किसी भी फ्लूइड के फ्लो को मेजर करते हैं। सबसे पहला हो गया वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर में हम बर्नौली इक्वेशन यूज करते हैं फ्लूइड फ्लो को या डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। ऑरिफिस मीटर, ऑरिफिस मीटर। थर्ड वन इज पिटोट ट्यूब।
पिटोट ट्यूब। तो इनमें हम बर्नौली इक्वेशन का यूज करते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन के जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वो वेंचुरी मीटर में हो गए, ओरिफिस मीटर में हो गए, पिटोट ट्यूब में हो गए। इन सभी में हम इसे यूज करते हैं। डिस्चार्ज मेजर करते हैं, मास फ्लो रेट मेजर करते हैं। इनकी हेल्प से हम स्मॉल ओपनिंग ट्यूब्स होती हैं ये हमारी, ये डिटेल में है बट यहाँ पर हम सिर्फ एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। एप्लीकेशन जो बर्नौली का होगा वेंचुरी मीटर में, ओरिफिस मीटर में एंड पिटोट ट्यूब में। तो यहाँ हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट कंप्लीट होता है, आज का लेक्चर कंप्लीट होता है ये। और हमारा अब तक जितने भी लेक्चर इस मॉड्यूल में हमने डिस्कस किए हैं वो सभी पार्ट्स हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स के पार्ट थे, जिसमें हमने फ्लूइड का सबसे पहले प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसके बाद फ्लूइड स्टैटिक्स था हमारे पास, फ्लूइड डायनामिक्स था, फ्लूइड काइनेटिक्स था। तो ये सारा हमने डिस्कस किया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर से हम फ्लूइड मशीनरी यानी कि हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।